साथियों, जय हिंद। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। चलिए, भारतीय संविधान के भाग एक को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज हम भाग दो के विषय में चर्चा करेंगे साथी, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग दो नागरिकता से संबंधित है, तो थोड़ा बहुत नागरिकता के विषय में यही जान लेते हैं। नागरिकता भाग दो के अंतर्गत आता है और पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। ये भी चर्चा हो चुकी है, आप नहीं देखे तो वीडियो को और पीछे जाइएगा तो वहां मैंने इसकी चर्चा की है। तो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हम नागरिकता से संबंधित विषयों की चर्चा करेंगे। नागरिकता संघ सूची का विषय है। इसका मतलब आपको किसी स्टेट की नागरिकता नहीं प्राप्त होती साथी। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हो, आंध्र प्रदेश के हो, कर्नाटक के हो, तो ये नागरिकता आपके लिए नहीं है। नागरिकता आपको हमेशा भारत संघ की प्राप्त है साथी। दूसरी चीज, अगर ये संघ का विषय है तो इसमें जो संशोधन होंगे या जो कानून बनाए जाएंगे, ये सब काम संसद का है, ना कि राज्य की विधानसभाओं का। तो यहाँ से ये जान लीजिए, नागरिकता संघ सूची का विषय है और इस पे जो संशोधन या कानून बनाई जाएगी, ये संसद की बनाई जाएगी। अब संसद द्वारा नागरिकता के लिए पहली बार कानून जो बनाया गया था साथी, वह कौन सा था? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। यहीं से अब अपने टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। पूरे टॉपिक को मैंने 3 खंडों में विभाजित कर दिया है आपकी सरलता के लिए, जैसे आप सरलता से इसे सीख सके। पहले में हम ये जानेंगे कि भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे होगी। दूसरे खंड में ये जानेंगे कि भारत की नागरिकता जाति कैसे, मतलब वंचन कैसे हो सकता है। और तीसरे भाग में हम सारे आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे साथी। तो यहीं से चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एकदम मस्ती के साथ पढ़िए साथी। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। आइए। हाँ, तो इसमें पांचों में पहला टाइप क्या है? जन्म से नागरिकता प्राप्त। तो आप ये किसी क्षेत्र या भूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र और भूमि जानना हो तो क्षेत्र और भूमि भारत की कहाँ कहाँ तक है? जहां तक भारत की अखंडता है, चाहे वह लैंड है, चाहे वह एयर है, चाहे वह सी है, जहां तक भारत है वहां तक भारत का क्षेत्र है। तो वो भारत की उसकी अखंडता को बताता है। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा, कोई भी बालक जन्म ले भारत के क्षेत्र में और उसके माता या पिता या माता पिता दोनों भारतीय हों, तो उस बालक को भारत की नागरिकता जन्म से ही प्राप्त होगी। जैसे हम आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जन्म से हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। तो नागरिकता और भी लोग देख सकते हैं, विदेशी लोग भी देख सकते हैं तो वीडियोस को, लेकिन यहाँ पर हम ये जान लेंगे कि जन्म से प्राप्त नागरिक वही होगा जिसके माता या पिता दो या फिर ये दोनों लोग भारत के नागरिक हों और ये बालक का जन्म भारत के अखंडता वाली क्षेत्र में हुआ है। तो ये जन्म से प्राप्त नागरिकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है साथी। जब भी आपसे कभी प्रश्न पूछे कि कोई लड़का एरोप्लेन में पैदा हो गया, ये इंटरव्यू के सवाल होते हैं, तो आप ये जानते रहिएगा कि नागरिकता एरोप्लेन से नहीं मतलब है। नागरिकता का मतलब माता पिता से है। ठीक साथी, दूसरे समझते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। दूसरा जो पार्ट है इसका, रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता का प्राप्त होना। अब यह रक्त संबंध क्या है साथी? जैसे खून से जो संबंधित हो, जैसे आपका संबंध माता और पिता से है तो वो रक्त से संबंधित है। अब इसके लिए भारत के क्षेत्र या भारत की भूमि में आपका जन्म होना महत्वपूर्ण नहीं है। रक्त से संबंधित नागरिकता में अगर आप किसी विदेशी क्षेत्र में भी जन्मे हो साथी, तो यदि आप विदेशी क्षेत्र में बालक पैदा होता है, कोई भी बालक विदेशी क्षेत्र में पैदा हो और उसके माता या माता पिता दोनों भारतीय हैं, तो उस बालक को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अपने आप। तो आप देखो, जब कभी आप कभी नौकरी वोकरी पाकर आईएफएस यानी फॉरेन सर्विस के लिए आप कभी पोस्टेड हो, तो जब आपका बालक विदेश में पैदा होगा तो उसको नागरिकता भारत की अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप भारतवासी हो। बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी इंटरव्यू के संबंधित क्वेश्चंस में पूछा जाता है। पूरी नागरिकता आपको परीक्षा में इंटरव्यू हैंडल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथी। आइए तीसरा समझते हैं, तीसरा पार्ट समझते हैं साथी, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। आवेदन के द्वारा प्राप्त नागरिकता। अगर आप भारतीय नहीं हो फिर भी आप आवेदन के द्वारा कैसे प्राप्त करोगे नागरिकता, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो ये जो आवेदन के द्वारा प्राप्त नागरिकता है, ये इसको 3 पार्टों में कर हम समझेंगे। तो कौन कौन आवेदन करके प्राप्त करेगा ये जान लेना है। पहला, राष्ट्रमंडल देश, यानी कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, ठीक, मतलब ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो बाद में कॉमनवेल्थ, जब ब्रिटेन, अब तो कॉलोनी सिस्टम खत्म हो गया, यानी अब सब आजाद हो गए, तो ब्रिटेन जब आजाद होने लगे सब, तो उससे पहले उसने कॉमनवेल्थ नामक एक संस्था बना दी और सबको ऐड कर दी। तो जो कॉमनवेल्थ देश के नागरिक हैं वो, दूसरा, भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाला विदेशी, यदि कोई भारत के नागरिक से विवाह कर ले तो वो विदेशी, और तीसरे, भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ क्या होता है साथी? पीआईओ वो होते हैं जिनके पूर्वज कभी भारतीय थे, वे लोग भी उसको पीआईओ कहते हैं। तो ये तीनों लोग अगर इनको भारत की नागरिकता चाहिए तो इसके लिए क्या प्रावधान है, थोड़ा इसको समझ लेंगे साथी। 7 वर्ष भारत में निवास करते हैं तो आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये तीनों लोग 7 वर्ष भारत में निवास करें तो ये लोग आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज और भी जान लीजिएगा साथी, नागरिकता जो ये प्राप्त करेंगे, ये गृह मंत्रालय में आवेदन देंगे तो गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा, और भारत सरकार नागरिकता देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसकी इच्छा है कि अगर आपको नागरिकता दे दे तो दे देगी, नहीं तो वो बाध्यकारी नहीं है कि आप 7 साल रह लिए तो अब आपको भारत का नागरिक हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ये सब सरकार के ऊपर है। आगे चलते हैं साथी। तो सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता के संबंध में, और जो अभी नागरिकता का हाल ही में विवाद आपने पढ़ा था एनआरसी, वहां से अब बात को समझेंगे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा कायदे से समझिएगा साथी। देशीकरण के द्वारा नागरिकता, नेचुरलाइजेशन। तो देशीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता थोड़ी क्या है इसको जान लेंगे साथी। यदि कोई व्यक्ति, यानी कोई बाहरी व्यक्ति भारत में आए और भारत की नागरिकता चाह रहा है, तो जिस दिन से वो नागरिकता के लिए आवेदन कर रहा है उस दिन से उसको लगभग 1 वर्ष तक लगातार भारत का में रहना, निवास करना चाहिए। और इसके अलावा वह पूरे 12 साल तक भारत में निवास करेगा, मतलब पूरे टोटल 14 सालों के बीच में वह कोई भी 12 साल उठा लेगा। मतलब यहाँ कोई लगातार वाली सिस्टम नहीं है, पूरे 14 साल के कालखंड में, पूरी बात को बहुत कायदे से सुनिएगा साथी, 14 साल उसको भारत में रहना पड़ेगा। तो 14 साल में वो भी 1 साल, वो 1 साल होना चाहिए जब वो आवेदन कर रहा है, तो वहां से वो 1 साल लगातार होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस वो भारत में है। इसके अलावा जो बचे 13 साल हैं, उस 13 साल में वे कोई भी 12 साल उठा ले, जब वो भारत में निवास किया हो, कोई भी 12 साल ऐड कर लेगा। इतने दिन यदि वो भारत में है, प्रवास कर रहा है, तब वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। अब भारत सरकार के ऊपर है, नागरिकता देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं देगी। ठीक साथी। अब यहीं से एक जो बहुत बड़ा विवाद उठा था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, आपने जो ये बहुत ही चर्चा में था, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी साथ ही थोड़ा समझ लेंगे। ये क्या कहता है, यह थोड़ा इसमें सुधार किया, मतलब कुछ बदलाव लाया इस देशीकरण संबंधित जो नागरिकता प्राप्त हो रही थी उसी में। तो इसमें क्या था, 3 देश, 3 देश के 6 जो धर्म के लोग हैं उनके प्रति था ये। तो 3 देश कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 3 देशों के से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, यानी पूरे 6 धर्म लिखे हैं, देख लीजिए साथी। हिंदू, सिख दूसरा, तीसरा ईसाई, चौथा जैन, पांचवा बौद्ध और छठा पारसी। ये सभी अवैध प्रवासी, मतलब ये सब इलीगल तरीके से आए हैं और भारत में निवास कर रहे हैं। तो ये अवैध प्रवासी लोग भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त कैसे करेंगे साथी, वही पुराना सिस्टम समझते हैं। ये सब आएंगे, पूरा टोटल 14 साल तक भारत में कैसे भी निवास करें, लेकिन लगातार 1 साल जब वो आवेदन करें तो पूरे 1 साल वो लगातार रहें। और इसके अलावा वह 6 वर्ष तक, पूरे 14 साल के बीच में कोई भी 6 वर्ष उठा लेंगे जब वो भारत में थे। ठीक।
अब अगर इतनी ये एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब इनके लिए ये जो 6 वर्ष, जो सामान्यतः 12 वर्ष था, ये सिर्फ इन लोगों के लिए, मतलब इन 6 धर्म के व्यक्ति के लिए और ये 3 देश से आए हुए अवैध प्रवासी लोगों के लिए ही ये नियम थोड़ा संशोधित किया गया था, जिसको लेकर अभी बहुत दिनों तक विवाद भी चला। क्यों विवाद चला साथी? विवाद का कारण ये था क्योंकि इसमें एक धर्म यानी मुस्लिम धर्म नहीं जोड़ा गया था। अब मुस्लिम धर्म इसलिए नहीं जोड़ा गया था क्योंकि ये जो तीनों देश हैं, उस देश में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो जो वहां पर ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी में है, तो उनको नहीं जोड़ा गया था, बल्कि वहां की माइनॉरिटी, जो ये सब माइनॉरिटीज हैं, उनको जोड़ा गया था। तो माइनॉरिटी के लिए था साथी। अब यहाँ ये विवाद का कारण तो था ही, लेकिन विवाद के अलावा हमें इससे जो इम्पोर्टेंट बातचीत है उसे पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में हमें भारत सरकार जो कह रही है उससे संबंधित बातचीत को समझना है और उसको कहना है, क्योंकि हम भारत सरकार की नौकरी करने जा रहे हैं साथी। अब थोड़ा इस टॉपिक को और विस्तार से समझते हैं साथी। 5वां पढ़ लेते हैं, विलय के द्वारा या इनकॉर्पोरेशन। विलय के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। विलय क्या होता है साथी? यदि आप जिस स्टेट, मतलब कोई स्टेट है, उस वो स्टेट का विलय भारत में हो जाए, जैसे सिक्किम का विलय भारत में हो गया, तो अब सिक्किम में जो लोग हैं इन सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अपने आप, क्योंकि विलय हो गया उनके स्टेट का। तो अब वो जब भारत संघ में जुड़ गए हैं तो अब हर एक देश की अपनी खुद की नागरिकता, मतलब भारत की अपनी खुद की नागरिकता है, कोई स्टेट की नागरिकता तो वो दे नहीं रहा है, क्योंकि नागरिकता वहां संघ सूची का विषय है। सिक्किम जो राज्य था अब भारत में विलय हो गया, तो वो सिक्किम नहीं, वो भारत संघ का स्टेट हो गया है। अब इस वजह से सिक्किम में विलयकरण के द्वारा, यानी विलय के द्वारा नागरिकता सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगी। चलिए साथी, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब यहां से हम दूसरे टॉपिक यानी दूसरे खंड को समझेंगे, जो हमारे परीक्षा के प्रोस्पेक्टस से वो भी महत्वपूर्ण। हाँ साथी, एक चीज और जान लेंगे, आप पढ़े होंगे एनआरआई। एनआरआई पढ़ते होंगे। एनआरआई क्या होता है? ये एनआरआई जो व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में भारत से बाहर गया है और दूसरे देश की अब वो नागरिकता प्राप्त कर ले रहा है तो अलग बात है, लेकिन अपने जीवन काल में ही वह भारत से बाहर गया है ना। पीआईओ अलग चीज है। पीआईओ में क्या होता है कि वह व्यक्ति विदेश में ही जन्मा है, वो विदेश में ही रहता है, लेकिन उसके कोई पूर्वज, हो सकता है दादा दादी, ये लोग भारत के निवासी थे, तो उनको पीआईओ कहा गया और इनको एनआरआई। तो एनआरआई और पीआईओ में साथी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। जो नागरिकता अभी तक प्राप्त हुई थी वो नागरिकता जाति कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे साथी। चलिए साथी, हम नागरिकता टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और हम लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में भी जान लेते हैं। नागरिकता क्या जरूरी क्यों है? नागरिकता इसको जानना जरूरी है। पहले यही पीछे पीछे से समझ लेते हैं। आप भारत में हो, भारत के नागरिक हो, तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, कोई भी संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार प्राप्त है, और मौलिक अधिकार में जितनी लिखी हुई नागरिकता है वह सब भारतीय नागरिक व्यक्ति के लिए है। तो आपको इतनी सारी चीजें यदि प्राप्त करनी है तो भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। तो नागरिकता मिलना जितना कठिन है उससे ज्यादा सरल नागरिकता जाना भी है। तो बहुत कायदे से इसको समझते हैं साथ ही। 5 तरीके से नागरिकता मिलती है, आपने पहले पढ़ चुका है। तो उसमें से जो 2 तरीके की नागरिकता है, जैसे जन्म से प्राप्त नागरिकता और रक्त से प्राप्त नागरिकता, ये नागरिकता आपकी कभी नहीं जाएगी। यदि आपको ये नागरिकता प्राप्त है तो ये कभी नहीं जाएगी। ठीक साथी, तो 3 तरीके से नागरिकता जाती है, इसको बहुत कायदे से समझेंगे। पहला है परित्याग। यदि आप स्वेच्छा से छोड़ दें, आप स्वतंत्र हैं, यदि आप स्वेच्छा से छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, तो रिनंसिएशन हो जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो जिनको जिनको भारत में रहते हुए भारत में डर लग रहा हो, तो भारत से डर लग रहा है तो वो नागरिकता छोड़कर जा सकते हैं। ठीक, तो कई फिल्मी कलाकार हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब ने कह दिया कि उनको भारत में डर लगता है, तो डर लग रहा है तो आप जाइए, तो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, लोभ है, लालच है, छोड़ के जा नहीं सकते। ठीक, बहुत कायदे से मस्ती के साथ सीखिए साथी, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। आप खुद ही कहेंगे कि उम्र गुजरी है खुद को मांझते हुए, साफ तो दिख रहे हैं पर चमक नहीं रहे हैं। तो चमकना है साथी, सिलेक्शन लेना है।
दूसरी है समाप्ति, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसी स्थिति में होगा? यदि आप भारत के नागरिक हो और आप जाकर किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, तो ऐसी दशा में जो भारत की नागरिकता है वो आपसे टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी भी महत्वपूर्ण थी, दूसरी समझ गए साथी। तीसरा है वंचन। वंचन कैसी दशा में होगा? वंचन जिस दशा में होगा वो समझना आपकी परीक्षा के प्रोस्पेक्टस से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज, वंचन ऊपर के दो, जैसे जन्म से प्राप्त और रक्त से प्राप्त नागरिकता में नहीं होगा। बाकी जो और तीन तरीके की प्राप्त नागरिकता है उसमें वंचन होगा, हो सकता है। तो वंचन के लिए भारत सरकार ने जो क्राइटेरिया बना के रखे हैं, क्या क्या है? जैसे यदि आप भारत के खिलाफ बोल रहे हो, भारत के खिलाफ अगर आप कोई भी कार्यवाही कर रहे हो तो हो जाएगा, भारत के संविधान के विरुद्ध या भारत के संविधान का अपमान करो तो भी वंचन हो सकता है। और तीसरा, यदि आप सशस्त्र विद्रोह करने पे उतर जाओ तो भी वो भारत सरकार, आपको कई क्राइटेरिया है, भारत के विरोध में यदि आप रहोगे तो आपकी नागरिकता काहे रखेगा भाई भारत? भारत तो आपकी नागरिकता हटा देगा ही। तो ऐसे ही, या किसी भी देश में आप नागरिकता प्राप्त किए हो, अब आप उस देश के खिलाफ बातचीत कर रहे हो तो आपकी नागरिकता तो चली ही जाएगी। तो भारत सरकार आपकी नागरिकता ऐसी दशा में ले सकती है। लेकिन ये शुरुआत के दो लोगों में नहीं होगा। तो शुरुआत के दो कौन? जन्म से प्राप्त और रक्त से प्राप्त। अगर लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करें तो ऐसी दशा में उनके साथ क्या होगा? तो उनको दंड दिया जाएगा साथी। मतलब उनकी नागरिकता नहीं जाएगी, उनको दंड दिया जाएगा। दंड कैसा भी हो सकता है भाई, जैसा उन्होंने विरोध किया, जैसा कार्य किया है। कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, थोड़ा इनको भी जान लेंगे। जो अभी बहुत ही कुछ हाल ही में था, दोहरी नागरिकता का मुद्दा या ओसीआई का मुद्दा। ओसीआई क्या होता है साथी? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारी जो देश है उसमें भारत की नागरिकता जैसे आपको प्राप्त हो जाए। ओसीआई जैसे पीआईओ आपने पढ़ा था, तो वैसे ओसीआई भी समझ लेते हैं। तो पीआई, तो यहाँ दोहरी नागरिकता की ऐसी बात है जैसे इन लोगों को भारत में कुछ सुविधाएं प्राप्त है। अब सुनिएगा साथी, सुविधाएं प्राप्त है, नागरिकता का मतलब पूरी सुविधा होनी चाहिए, जैसे वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, पद धारण करने का अधिकार, ये सब होनी चाहिए। ये सब इनको नहीं प्राप्त है। कुछ सुविधाएं प्राप्त है, यानी इनको नागरिकता पूरी नहीं प्राप्त है। आप, ये थोड़ा कंफ्यूज करने जैसा शब्द है कि दोहरी नागरिकता, क्योंकि ये अपने देश में, ये जो देश का नागरिक है जिसको अपने देश की नागरिकता प्राप्त है, ये जिस भी देश में रह रहा है, अब भारत अगर उनको दोहरी नागरिकता जैसी व्यवस्था दे रहा है, यानी कुछ सुविधाएं दे रहा है, तो एक विवाद का मुद्दा बनाने के लिए कह दिए कि इनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन उनको दोहरी नागरिकता नहीं प्राप्त है। नागरिकता होना मतलब यहाँ चुनाव, मत, सब इन सब चीजों से था। और इनको लेकिन भारत में कुछ सुविधाएं प्राप्त है, इनको अपनी देश की नागरिकता प्राप्त है लेकिन हमारे देश में कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। तो क्या क्या सुविधाएं प्राप्त है, उन सुविधाओं को समझ लेंगे साथी। और उसके बाद इसमें कई बार संशोधन हुए तो उन संशोधनों को भी समझ लेंगे। ठीक, तो क्या क्या सुविधाएं हैं? पहली सुविधा ये है कि इनको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, ये विदाउट वीजा भी भारत में आ सकते हैं। दूसरी सुविधाएं क्या प्राप्त है साथी? इनके बच्चे यदि भारत में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय कॉलेजों में सीटें आरक्षित रहेंगी। तीसरी सुविधा क्या प्राप्त है? यदि ये भारत में निवेश करना चाहते हैं साथी, तो ये भारत में जब निवेश करेंगे तो जितने अन्य विदेशी लोग भारत में यदि निवेश कर रहे हैं तो उनसे इनको सुविधाएं प्राप्त होगी, कुछ इनको छूट दी जाएगी। ये सारी सुविधाएं इन्हें प्राप्त है। तो 2003 में भारत सरकार ने ये सुविधा शुरू की थी। तो जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 शुरू में इसको लाया था, और उसके बाद उस समय 16 देशों के लिए ये व्यवस्था थी। उसके बाद क्या हुआ? 2005 में फिर से इसमें संशोधन करके जितने भी देश हैं सभी देशों को मिला लिया गया। अब सारे देशों के लिए ये सुविधाएं हो गई। लेकिन दो देश उसमें अपवाद हैं। कौन कौन से? एक देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इनके तो बहुत सारे पूर्वज भारत में हैं, रहे ही होंगे। तो जब भारत में इनके कई सारे पूर्वज हैं तो ये सब चले आएंगे। और कहने का मतलब एक तरीके से इस डोर से भिखमंगों को एंट्री नहीं देना चाह रहा था भारत। तो जब सभी चले आओगे तो हमेशा बड़े देशों को एंट्री देने के लिए ये सुविधाएं लाई गई थी कि जैसे बड़े देश के लोग आए, भारत में निवेश करें, भारत की आर्थिकता मजबूत हो। सबको नहीं लाना है, सब आ जाओगे भीड़ लगा लोगे तो ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है। अपने देश में ही रहो, अपने देश में ही खुश रहो। तो ये दो देश में जो बांग्लादेश है और भारत पाकिस्तान है, इनके तो बहुत सारे पूर्वज भारत में पहले से
विद्यमान थे, पहले से ही रहते थे, प्रवास किए होंगे, क्योंकि आजादी से पहले भी भारत था। तो ऐसे में ये सब चले आते तो सबको नहीं लाना है। ठीक, तो इन दो देशों के लिए ये छूट नहीं है, और बाकी सारे देशों के लिए है। तो क्योंकि इनके देश से जरूरी थोड़ी ये सब बड़े बड़े निवेशक ही चले आए, गरीबों चले आएंगे, चलिए भारत में रहा जाए। ठीक, हो सकता है अपने देश में इतनी सुविधा नहीं पा रहे होंगे, भारत में सारी सुविधाएं व्याप्त है। ठीक, तो चलिए, तो 2005 में संशोधन करके सारे देशों को जोड़ दिया गया, लेकिन दो देशों को छोड़ गए, और 2015 में फिर से इसमें संशोधन करके जो ओसीआई थे उसको पीआई, जो हमने पढ़ा था पीआईओ, एकदम ओसीआई और पीआईओ दोनों को बराबर कर दिया, ये दोनों के लिए सारी ये ऐसी सुविधाएं हैं। ठीक, तो पीआईओ क्या थे, इनके पूर्वज भारत में कभी रहे थे, तो वह ये पीआईओ होंगे जो पूर्वज, इनके माता पिता या दादा दादी, माता पिता नहीं, माता पिता होते तो ये भारत के नागरिक हो जाते, दादा दादी या परदादा दादी कभी कोई भारत का निवासी था तो उनको पीआईओ कहा जाता है। मैंने पहले भी से चर्चा कर ली है। तो ये था जो लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप का मुद्दा। साथी एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, एकदम जोश में। चलिए अब हम इस जो नागरिकता से संबंधित जितने आर्टिकल हैं 5 से लेकर 11 तक, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। साथी मस्ती के साथ पढ़िएगा। चलिए साथी, अब हम अपने तीसरे खंड को भी जान लेंगे, और एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा। रख हौसला, व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए साथी, इस खंड में हम जो आर्टिकल 5 से 11 तक की बात कही गई थी उन सबको एक कायदे से जान लेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा साथी, नागरिकता में आर्टिकल से संबंधित व्यक्ति कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए कायदे से पढ़िएगा, लर्न हो जाए। जैसे आर्टिकल 5 में क्या लिखी गई है बात, जन्म से भारत का नागरिक हो। तो जन्म से भारत का नागरिक कौन कौन होगा, पहले जब मैं पढ़ाया था वीडियो को शुरुआत में, तो भारत में जन्म से जो नागरिकता मिलती है उसको मैंने बहुत कायदे से बताया था, थोड़ा एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात, यह भूमि की बात कर रहा है या क्षेत्र की बात कर रहा है, इसका मतलब जो भारत की भूमि, भारत के क्षेत्र, मतलब अखंड भारत, लैंड वाटर सी, हर जगह की जहां तक भारत है, तो वो उस अखंड भारत में यदि कोई व्यक्ति जन्मा है तो वह भारत का नागरिक है। अब कैसे कैसे होगा, नागरिकता मिलने के लिए उसकी माता या माता पिता दोनों, या तो दोनों में कोई एक या तो दोनों भारत के नागरिक हों, तो बेटा भी जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक साथी, और इसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान, बहुत बेहतरीन प्रावधान ये भी लिखा है कि संविधान लागू होने से पूर्व, यानी संविधान लागू होने से पहले यदि कोई नागरिक 5 साल तक भारत में रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक साथी, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बेहतरीन। पहले में यही बात लिखी गई है भारत के संविधान में, आर्टिकल 5 में, तो महत्वपूर्ण है। दूसरा आर्टिकल 6, तो शुरुआत की जो आर्टिकल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको शुरुआत में बहुत कायदे से इसको जान लेंगे। चलिए देखते हैं, तो शुरुआत में क्या लिखा है, पाकिस्तान से आवर्जन यानी माइग्रेट करने वालों की नागरिकता। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आ गए हैं तो उनकी नागरिकता को समझेंगे, तो वो भारत के नागरिक कैसे होंगे। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति, आज नहीं अब तो बहुत टाइम हो गया है, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले या इस डेट तक भारत में आ गया है तो वह भारत का नागरिक होगा। अगर आपको इस डेट के पहले अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो नागरिक कैसे बना है, वह भारत के नागरिक आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इसके बाद, मतलब इस डेट के बाद आया है, तो यदि उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक, आवेदन का जो सिस्टम का बताया था आपको वो अलग है, और ये डेट अलग। ठीक, इस डेट के बाद जितने व्यक्ति भारत में आ रहे हो, अगर उसको नागरिकता चाहिए तो उसके लिए वो आवेदन का जो सिस्टम मैंने पढ़ाया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए साथी, अगला समझ लेते हैं। भारत यानी इंडिया, संविधान में लिखा है इंडिया अर्थात भारत, तो भारत यानी इंडिया से पाकिस्तान को आवर्जन यानी माइग्रेट करने वाले व्यक्ति, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मतलब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की ओर चला गया है उसके बारे में चर्चा होगी साथी। तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की ओर चला गया है, यानी 1 मार्च
47 के पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है तो वो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा, भारत का नागरिक वह नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो लेकिन की भी बात है। लेकिन अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में वापस आ जाए तो वह भारत का नागरिक होगा। देख लीजिएगा एक बार साथी, 1 मार्च 1947 के पहले यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की ओर चला जाए तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो पाकिस्तान के लिए नागरिकता लेगा। ठीक, अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ जाएगा, ये जो डेट है, तो इस डेट के पहले वो भारत आ गया तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा आपका कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 7। तो उसको आर्टिकल 7 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त है। बहुत महत्वपूर्ण है साथी। आर्टिकल 8 क्या कहता है साथी, थोड़ा इसको समझ लेंगे। भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। ठीक, तो मतलब जो व्यक्ति भारत में तो जन्मा है लेकिन वो विदेश में रहता है, उसकी नागरिकता के विषय में क्या चर्चा है? तो भारत सरकार अधिनियम, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, यदि कोई व्यक्ति इसके तहत नागरिक भारत का है तो वह भारत का नागरिक रहेगा। ठीक, अगर उसने अपनी नागरिकता का त्याग नहीं किया है तो वह भारत का नागरिक रहेगा। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये साथी बहुत महत्वपूर्ण था आपको जानने के लिए। तो इसके तहत आर्टिकल 7 के तहत उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं साथी, आर्टिकल 8 में चलते हैं। नहीं, आर्टिकल 8 तो हमने जान लिया है। आर्टिकल 8 के तहत ये भारत सरकार अधिनियम 1935 हमने पढ़ लिया है। अब हम आर्टिकल 9 पे चलेंगे। आर्टिकल 9 आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है साथी। विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। अच्छा, अब हम आपको बताए थे कि नागरिकता जैसे मिलती है तो समाप्ति कैसे होती है, तो यहाँ से समाप्ति के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य, अगर आप किसी और देश की और विदेशी राज्यों की, किसी भी विदेशी राज्य की अगर आप नागरिकता ले लेते हो तो वो अपने आप भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, तो उस भारत की नागरिकता आपसे अब खत्म है। ठीक, अगर आप कहीं और जाकर वहां की नागरिकता ले लो, इंग्लैंड जाओ, शिकागो जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, अगर वहां के नागरिक आप बन गए तो अब आप भारत के नागरिक नहीं हो। ठीक, तो ये आर्टिकल 9 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 10 क्या कहता है साथी? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता पे चर्चा करता है। अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व में दिए गए जितने प्रावधान है नागरिकता से संबंधित, अगर उसके तहत भारत का नागरिक बन जाए या हो, ठीक, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन वह नागरिक रहेगा। ठीक, अब मतलब कहने का मतलब यह है कि संसद ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाएगा और जो भी प्रावधान बनाएगा वह नागरिकता के लिए लागू होगा। जो भी भारत का नागरिक होगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान उसके ऊपर लागू होगा। अगर वह वंचना की, मतलब या तो वह संसद कानून बना के नागरिकता को विनियमित कर सकता है, संसद कानून बना के बहुत काम कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 11 में कहा भी गया है। आर्टिकल 11 समझ लेंगे साथी। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने, मतलब कंट्रोल करने का जो अधिकार है वह भी संसद के पास है। करने के लिए कानून संसद बनाएगा, लेकिन ये संघ सूची का विषय है तो इसका मतलब इस पे जितने भी कानून बनाने हैं संसद को ही बनाने हैं। संसद चाहेगा तो नागरिकता और सरल बना दे, विस्तारित बना दे, संसद का काम है। संसद चाहे जैसे जैसे विधि ला सकता है। संसद नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान वही बनाएगा। ये नहीं कि स्टेट की विधानसभा कुछ बना देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप भारत के जिस संघ में रह रहे हैं वहां आपको एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है साथी। चलिए, एकल नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता आपको प्राप्त है, ऐसा नहीं है किसी स्टेट की आपको नागरिकता प्राप्त है। चलिए, यही आपका टॉपिक आज समाप्त होता है साथी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो
वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए साथी। और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथी, वंदे मातरम।